सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे और याद भी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फटाफट से क्विक रिवाइज करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट में क्या क्या काम होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मेल का सेक्स सेल फीमेल के सेक्स सेल के साथ कैसे कंबाइन होता है, और कॉम्बिनेशन के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मतलब आज की क्लास में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं और हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सारा फोकस ये रखिएगा सभी बच्चे, सीधे ऊपर बैठेंगे, अटेंटिव ऊपर बैठेंगे क्लास में, फोकस ये बना बैठे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था जो कि कहलाता है टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो टेस्टिस मेल का सेक्स सेल बनाती है जिसको बोलते हैं स्पर्म, जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा टेस्टिस मेल्स के अंदर बॉयज के अंदर रिलीज करती है किसको, टेस्टोस्टेरोन नाम के केमिकल को, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो बॉयज के अंदर मेल्स के अंदर प्यूबर्टी चेंजेस लाने का काम करता है, ठीक है। तो टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना जो प्यूबर्टी चेंजेस लाएगा, दूसरा टेस्टिस का इंपॉर्टेंट काम होता है स्पर्म को बनाना जो कि मेल का सेक्स सेल है। अब मेल के सेक्स सेल स्पर्म को बनाने के लिए टेस्टिस को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बॉयज के अंदर टेस्टिस बॉडी के अंदर लाई न करके बॉडी के आउटसाइड लाई करती है इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला था, स्क्रोटम, ठीक है। क्या बोला था स्पर्म में लास्ट टाइम। फिर जब टेस्टिस स्क्रोटम के थ्रू स्क्रोटम के अंदर स्पर्म बना देती है तो वो एक पतली सी ट्यूब से आगे जाता है, इसको हमने क्या बोला था, वास डिफरेंस। जब वो स्पर्म उस पतली सी ट्यूब से आगे जा रहा होता है तो रास्ते में दो ग्लैंड्स पड़ते हैं, उन स्पेशल ग्लैंड्स का नाम क्या क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अपने कुछ स्पेशल फ्लूइड्स रास्ते में रिलीज करते हैं और स्पर्म के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे स्पर्म को नरिशमेंट मिलता था पहली चीज, और दूसरा उसकी मूवमेंट इजी हो जाती थी, मूवमेंट उसका आसान हो जाता था। ये दोनों फायदे होते हैं उस फ्लूइड के, ठीक है। फिर हम स्पर्म को क्या बोलने लगते हैं जब वो फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, सीमेन। फिर वो सीमेन इजीली मूव करता हुआ एक पतली सी ट्यूब जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, वो पेनिस के थ्रू आउट हो जाता है। जो मस्कुलर ऑर्गन पेनिस है उसके थ्रू वो यूरेथ्रा से आउट हो जाता है। यूरेथ्रा की खास बात ये थी कि यूरेथ्रा से ही यूरिन पास आउट होता है और यूरेथ्रा से ही सीमेन पास आउट हो रहा है, तो इट इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एज वेल एज फॉर यूरिन। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम इसको एनसीईआरटी बुक से देखें तो एनसीईआरटी बुक वाला ही डायग्राम मैंने अभी खोल रखा था, जिससे मैंने आपको चीजें बताई हैं, समझाइए। पॉइंट्स जो उसमें लिखे हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेबलिंग सारी हुई है जो अभी तक हमने डिस्कस की है, अपने पास भी एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक खोल के रखेंगे और साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहले तो माइंड में क्लैरिटी ये रखनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खाली टेस्टिस नहीं होते, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को हम सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स भी बोलते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी सारे पोर्शंस भी इसी के अंदर आते हैं, जिससे कि जर्म सेल्स कहाँ तक पहुंचेगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होगा ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वहां तक जो पहुंचने का प्रोसेस है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट्स हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स जिसको हम बीट्स के केस में स्पर्म बोलते हैं, वो कहाँ होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बैग लाइक स्ट्रक्चर में लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो यहीं से एक क्वेश्चन लग जाएगा आपके पास कि व्हाई टेस्टिस लाई आउटसाइड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाई टेस्टिस लाई आउटसाइड एंड वेयर दे लाई, तो उसमें आंसर आ जाएगा कि भाई वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और उसके बाद आंसर आ जाएगा कि भाई वो स्क्रोटम में इसलिए लाई करते हैं क्योंकि उन्हें स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर टेस्टोस्टेरोन वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमने इससे पहले चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी डिस्कस किया था। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, केमिकल है, जो कि बॉयज में प्यूबर्टी चेंजेस लाने का काम करता है। फिर ये जो लाइन लिखी हुई है ये टेस्टोस्टेरोन के बारे में ही लिखी हुई है, जो कि चेंजेस लाता है अपीयरेंस में बॉयज के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मेन अपने कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। जब टेस्टिस स्पर्म बना देते हैं तो वो स्पर्म डिलीवर होता है
एक पतली सी ट्यूब से, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस अल्टीमेटली एक पतली सी ट्यूब से मिल जाती है जो यूरिनरी ब्लेडर से आ रही है। यूरिनरी ब्लेडर वो वाला ब्लेडर था जो हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था लास्ट में, जो हमारा यूरिन स्टोर करता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या स्टोर करता है, हमारा यूरिन। जब ये भर जाता है, जब ये फिल हो जाता है, तो हमें एक अर्ज महसूस होती है इसको एम्प्टी आउट करने की, और हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको एम्प्टी आउट कर देते हैं, यूरिन को अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा वो पतली सी ट्यूब है जहाँ से यूरिन भी निकलता है और जहाँ से स्पर्म भी निकलता है। देखो ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करना है इसको बुक में। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स आर कॉमन पैसेज। इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करना है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए। ये एमसीक्यूज में, असर्शन रीजंस में इन्हीं इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए। कलिए लाइन मार्क। इसके बाद जब वो स्पर्म आगे जा रहा होता है वास डिफरेंस के थ्रू, तो रास्ते में दो ग्लैंड्स पड़ते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। वो किसी फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करने का मतलब है रिलीज करते हैं, और किसके साथ मिक्स कर देते हैं, स्पर्म के साथ। तो अब स्पर्म जो है वो फ्लूइड स्टेट में आ जाता है, फ्लूइड के साथ मिक्स हो गया जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ने रिलीज किया। अब जब वो फ्लूइड फॉर्म में आ चुका है तो उसका ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा, और उस फ्लूइड से उसे क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। तो ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा और उस फ्लूइड से उसे क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। तो दो फायदे होते हैं उन फ्लूइड्स के। दो फायदे होते हैं उन फ्लूइड्स के, एक तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, और दूसरा उसका मूवमेंट आसान बना देते हैं ताकि वो वास डिफरेंस से यूरेथ्रा के थ्रू आराम से मूव कर सके, इजीली मूव कर सके। ठीक है, मूवमेंट के लिए कुछ जगहों पर वर्ड आएगा मोबाइल, कुछ जगहों पर वर्ड आएगा मोटाइल। सबका मतलब मूवमेंट ही है, तो कहीं ना कहीं लिख लो अपने पास ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। रिपीट कर लेकर बैठ जाओ। डन, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। छोटी सी लाइन स्पर्म के बारे में बता रखी है, इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म कैसा दिखता है, स्पर्म के कौन से पार्ट में क्या होता है। तो ये लास्ट में लिखा हुआ है कि स्पर्म आर टाइनी, स्पर्म बहुत छोटे छोटी बॉडीज होती हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट से यंग वंस में आना है। इसमें आने वाला है पेरेंट से यंग वंस। हमें हमारे पेरेंट से ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ना, हमारे कितने आँख नाक मुंह कान होने वाले हैं, कहाँ उनकी पोजीशन होने वाली है, कैसी उनकी शेप होने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से। वो जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फादर की स्पर्म के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, स्पर्म के अंदर। और उसके पास एक लॉन्ग टेल होती है जो कि उसकी आगे बढ़ने में हेल्प करती है, ताकि वो कहाँ तक पहुँच सके, फीमेल जर्म सेल तक पहुँच सके। आगे पहुँच सके बच्चों, फीमेल जर्म सेल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब मेल जर्म सेल, मेल का सेक्स सेल फीमेल के सेक्स सेल से कंबाइन होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को ऊपर जाना पड़ेगा फीमेल के सेक्स सेल को ढूंढते हुए, इसलिए उसके पास क्या होती है, क्या होती है। अगर स्पर्म का प्रॉपर तरीके से नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर बताऊं तो एक उसका हेड होता है मेन पार्ट, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है उसका, जेनेटिक मटेरियल। एक होती है उसके पास लंबी सी टेल, टेल हेल्प करती है मूवमेंट। टेल किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट। टेल किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट। ठीक है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मोटा मोटा उसके पास एक हेड जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो पेरेंट से यंग वन में आने वाली है, यानी कि फादर से यंग वन में जाने वाली है। और दूसरा टेल, टेल किस लिए है, टेल किसके लिए है, मूवमेंट, उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देखना चाहो तो यहाँ पर अच्छा, साइज बहुत छोटा होता है और कई सारे स्पर्म एक साथ रिलीज होते हैं। साइज बहुत छोटा होता है और कई सारे स्पर्म एक साथ रिलीज होते हैं। अगर वैसे हम बायोलॉजी में और इंटरेस्ट रखते हैं और आगे फ्यूचर में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें स्पर्म के अंदर ही हमें देखने को मिलेगी। हेड में अलग अलग चीजें, मिल्टीज में अलग अलग, टेल में अलग अलग। हमारा फिलहाल 10th के हिसाब से हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि उसके पास मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि उसके हेड वाले पार्ट में होता है, और मेनली उसके पास क्या होती है, एक टेल जो कि उसकी हेल्प करती है इसमें मूवमेंट। कहाँ मूवमेंट करना है, किस लिए जरूरी है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
एक बार मैच करना बुक वाले डायग्राम से लिंकिंग मैच हो रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा फोकस के साथ समझने की कोशिश करनी है और याद रखना है। ये सारा कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर करना है और आज ही याद है, ठीक है। सबसे पहले फीमेल में जो एन सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे, उनको प्रोड्यूस करती है ओवरीज। वो प्रोड्यूस करती है ओवरीज, और फीमेल की बॉडी के अंदर होती है ओवरीज। जैसे मेल की बॉडी में सेक्स सेल प्रोड्यूस करती है टेस्टिस, बट वो आउटसाइड द बॉडी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में एग्जिस्ट करती है। फीमेल की बॉडी में ओवरीज अंदर की साइड ही होती है, बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। और पेयर होता है ओवरी का, एक ये और एक, ठीक है। मेल के केस में सेक्स सेल जनरेट होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। फीमेल के केस में सेक्स सेल्स यानी कि एग्स पहले से होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक गर्ल का बर्थ होता है तब उसकी ओवरीज में पहले से थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एग्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, बट वो सारे इमेच्योर। कैसे होते हैं वो? इमेच्योर। कैसे एग्स होते हैं वो? इमेच्योर। मेल और फीमेल में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है ये भी समझते आना। मेल में टेस्टिस बना रही है सेक्स सेल, फीमेल में ओवरीज बना रही है सेक्स सेल। मेल में टेस्टिस बाहर लाई करती है स्क्रोटम में, फीमेल में ओवरीज अंदर लाई करती है, बॉडी के इनसाइड लाई करती है। मेल में सेक्स सेल्स रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही बनते हैं, जनरेट होते हैं। फीमेल के अंदर सेक्स सेल्स यानी कि एग्स पहले से होते हैं फ्रॉम दी बर्थ। जब एक गर्ल का बर्थ होता है तब से उसकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। बताओ ये किस को समझ आएगा? ये ध्यान है सभी का? ये ध्यान है सभी का? बोले ऐसे टॉपिक बना दो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल का सेक्स सेल प्रोड्यूस करेंगे ओवरीज। ओवरीज बॉडी के अंदर लाई करती है। फीमेल के केस में वो तब नहीं बनते, रिप्रोडक्शन के टाइम पे नहीं बनते, उनकी बॉडीज में पहले से होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ उनकी बॉडीज में ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। कैसे एग्स होते हैं? इमेच्योर एग्स। प्यूबर्टी की एज में जब गर्ल पहुंचती है, इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, ईच एंड एवरी मंथ, हर मंथ एक एग मैच्योर होना शुरू होता है। किसी एक ओवरी में से एक एग क्या हुआ? मैच्योर। सिर्फ एक है, कितने? थाउजेंड्स ऑफ एग्स पहले से है। मैच्योर कितना हो रहा है? 1 मंथ में, एक पर्टिकुलर डेट में एक एग मैच्योर हो गया। जब वो एग मैच्योर हो जाता है तो वो ओवरी से बाहर निकलता है, एक पतली सी ट्यूब से पास होना शुरू करता है। उस पतली सी ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जैसे मेल्स के केस में वास्ट डिफरेंस था, ऐसे फीमेल के केस में जो पतली सी ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। दिस इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। बुक में मेंशन कर देना। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। अब ये मैच्योर्ड है, यहाँ पर जाकर सेटल हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ये कहीं रुक गया बीच में, ठीक है। अब इसके बाकी के पार्ट्स में से ये जो बीच वाला पार्ट आप सब देख रहे हो इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है जब बेबी की फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए, तो ये यूट्रस जो होता है फीमेल्स के अंदर, ये अपने आप को बड़ा कर सकता है, स्ट्रेच हो सकता है ताकि बेबी को स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए। इसलिए हम इसको बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या होता है इसको? बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा 2 पार्ट्स और होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओपनिंग होती है, जहाँ से स्पर्म एंटर करेगा, उसको हम बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना के बाद जब स्पर्म एंटर करता है तो एक और छोटी ओपनिंग आती है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या होता है उसको? सर्विक्स, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सब पार्ट्स हैं जिसमें ओवरीज का पेयर है जो कि ओवा यानी कि एग को रिलीज करेगा। वो पहले से उनकी बॉडी में थाउजेंड्स की फॉर्म में है, मतलब 1000 नंबर की फॉर्म में है, लेकिन सारे के सारे कैसे हैं? इमेच्योर। सारे एग्स कैसे होते हैं? इमेच्योर। वो मैच्योर कब होना शुरू होते हैं? प्यूबर्टी की एज में। क्या सारे एक साथ मैच्योर हो जाते हैं? ईच एंड एवरी मंथ ओनली 1 एग विल बी मैच्योर। सिर्फ एक एग मैच्योर होगा किसी एक ओवरी से। फिर वो एग मैच्योर होने के बाद इस पतली सी ट्यूब्स में आएगा जिसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। तो एग अब यहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट, ठीक है बच्चों। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और पार्ट होता है जो कि बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। यूट्रस अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है ताकि उसमें बेबी आराम से ग्रो कर सके, बेबी को ग्रो करने के लिए स्पेस मिल सके, इसलिए यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद जहाँ से स्पर्म एंटर करता है उसको क्या बोलते हैं? वेजाइना। जो ओपनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं? वेजाइना। वेजाइना के बाद एक छोटी ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज सर्विक्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सर्विक्स।
सो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन सा पार्ट कैसा दिखता है, किसका क्या नाम है। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार ग्रुप करते हैं एनसीईआरटी से, फिर आगे। अच्छा, ओवरीज सेक्स सेल्स तो रिलीज करती है गर्ल्स के अंदर, लेकिन साथ ही साथ वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स भी रिलीज करती है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस लाने के काम करता है ना। ये सब चीजें हमने किसके अंदर डिस्कस कर रखी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन किसके हेल्प करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें रिवाइज करके रखना, दिमाग में सेट करके रखना। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी चेंजेस लाएगा। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। इसको मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी। सृष्टि से नहीं हम लोग कर सकते तो वन सीधे को बैठो, फ्रेंड सीधे को बैठो बेटा। चलो, तो यहाँ पर फीमेल का जो जर्म सेल्स है, इसको हम एग या ओवा बोलते हैं, वो किसके अंदर प्रोड्यूस होता है बच्चों, ओवरीज के अंदर। वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मैं अभी उन चीजों को, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो मैं आपसे बता चुका हूँ। जब एक गर्ल बोर्न होती है तो उसकी ओवरीज में पहले से थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। एग्स पहले से प्रेजेंट है, बट वो सारे के सारे कैसे हैं, इमेच्योर। जब वो प्यूबर्टी की एज पर पहुंचती है तो इनमें से एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाता है। सारे एग्स एक साथ मैच्योर नहीं होते। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। कोई सी एक ओवरी में से कोई सा एक एग मैच्योर होगा हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट। फिर वो एग आगे जाएगा ओवरी से फोम की तरफ। वो जो यूट्रस वाला पार्ट था ना, जहाँ पर बेबी की फॉर्मेशन होगी, जहाँ पर बेबी ग्रो करेगा, उसी पार्ट को हम वोम बोल रहे हैं, मदर्स वोम कहलाता है। ठीक है, थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। इसके थ्रू आगे जा रहा है वो ओविडक्ट, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब। मेल्स के अंदर कौन सा था वो, वास्ट डिफरेंस। फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोनों ओविडक्ट्स एक इलास्टिक बैग जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, यूट्रस। मैंने बताया ना, यूट्रस एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है जब उसमें बेबी ग्रो करता है, इसलिए उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर जो यूट्रस है वो एक छोटी सी ओपनिंग, वेजाइना, मतलब मेन ओपनिंग जो है वो वेजाइना है, और एक छोटी ओपनिंग क्या है, सर्विक्स। यूट्रस ओपन हो जाता है नीचे जाकर वेजाइना, और उसके ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो ये तो था स्ट्रक्चर कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ दिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया। दोनों के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया। दोनों के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर। देखो होता क्या है, कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कहानी। ठीक है, तो हमारी कहानी का जो शीर्षक नहीं, जो मेन कैरेक्टर है वो है स्पर्म। उस स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं मेल्स के अंदर टेस्टिस। अब टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। तो मेन कैरेक्टर का जो प्रोडक्शन है, जो उसका जन्म होने वाला है, वो नॉर्मल तरीके से तो उसको नॉर्मल तरीके से जन्म नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो कुछ अलग से बॉडी से बाहर लाया करते हैं, एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी मूवीज में, शोज में, वही जो मेन कैरेक्टर होता है उसका तो जन्म भी बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो स्पर्म का जन्म टेस्टिस कर रही है, लेकिन क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है तो इसलिए थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है, बॉडी के अंदर लाए ना करके इनको बॉडी से बाहर लाए करना पड़ रहा है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। फिर वो अपना स्पर्म को, अपना कैरेक्टर हीरो जो है हमारा मेन कहानी का, वो अपने रास्ते चल पड़ा है। किसके थ्रू, उस जगह का नाम ये था कि भाई रास्ता ये है, इस रास्ते से जा रहा है, वास्ट डिफरेंस से जा रहा है। रास्ते में जब वो जा रहा था तो कुछ लोग और पढ़े, जैसे कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। उसने हमारे मेन कैरेक्टर को काफी कुछ दिया, काफी कुछ सिखाया, हाँ, कुछ उसे ट्रेनिंग दी, उसके अंदर कुछ स्पेशल फ्लूइड्स वगैरह रिलीज करे। इसकी वजह से उसको, मेन हीरो को, मेन कैरेक्टर को न्यूट्रिशन मिला, उसकी ग्रोथ होगी तभी तो वो हीरो बनेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और साथ ही साथ उसका मूवमेंट आसान हो गया। जाओ आराम से जीरो, है ना, आराम से चले जाओ, तो मूवमेंट भी आसान हो गया और न्यूट्रिशन भी मिल गया, तो दो फायदे हो गए। किसने दिए वो फायदे रास्ते में, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। फिर ये वास्ट डिफरेंस किससे कनेक्ट हो गया, यूरेथ्रा से कनेक्ट हो गया, और वो स्पर्म, जो कि अब स्पर्म ना गिलाकर क्या गिला रहा है, सीमेन, वो इस पतली सी ट्यूब यूरेथ्रा से आउट हो गया, किसके थ्रू, पेनिस। ठीक है, यहाँ तक किस किसको समझ आ रही है,
क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? Yes, sir. जब ये कहानी चल रही है उसी टाइम पर कहीं और कोई और कहानी चल रही है, कहीं और कोई और कहानी क्या चल रही है भाई। जब हीरो का जन्म हो रहा है तो हीरोइन का भी जन्म होगा। तो हीरोइन का जन्म कहाँ से हो रहा है? ओवरी से। हर मंथ नई हीरोइन आएगी, तो हर एक मंथ एक नया एग रिलीज होता है। किससे? ओवरी से। हर मंथ किसी एक पर्टिकुलर ओवरी से एक एग रिलीज होगा और इस पतली सी ट्यूब से आकर यहाँ बैठ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। आगे कुछ नहीं करना भाई, वो हीरोइन है, जो करेगा कौन करेगा, है ना। मूवी में ऐसे तो दिखाते हैं, जो करना है लड़ना है जाओ हीरो तुम लड़ो, कुछ भी करना पैसे कमाएगा जाओ तुम कमाएगा। तो इसको तो यहाँ पर बैठ जाना है, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। तो ओवरी से एक रिलीज हुआ मंथ में एक बार और जाकर फेलोपियन ट्यूब में यानी कि ओविडक्ट में बैठ गया। ठीक है, अब क्या होगा? बाकी का सारा काम देखो समझ में आ जाता है। ड्यूरिंग द सेक्स, सेक्स के टाइम पर, सेक्स को हम इंटरकोर्स भी बोलते हैं, तो ये दोनों वर्ड्स कहीं भी इंटरचेंज हो सकते हैं। ड्यूरिंग द सेक्स क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पेनिस के थ्रू स्पर्म आउट होगा, सीमेन आउट होगा और वो वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सेक्स, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पेनिस से स्पर्म यानी सीमेन आउट होता है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना में एंटर करता है। फिर वेजाइना से ऊपर जाता है एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स। क्या बोलते हैं? Cervix. उस सीमेन में एक स्पर्म होगा या कई सारे? कई सारे स्पर्म्स होते हैं, लगभग मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। एक ही इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल बॉडी से। वो मिलियंस ऑफ स्पर्म अब इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में आ गए हैं, यूट्रस में आ गए। इसमें आ गए हैं यूट्रस। किसको ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? ओवा। किसको ढूंढ रहे हैं? ओवा कहाँ है? ओवा कहाँ पर है? Fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोला था? Ovula. फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोला था? Ovula. अब रेस लगती है। एक्चुअली में यही होता है जो मैं बता रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। अब रेस लगती है, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म इस यूट्रस में इधर उधर भागते हैं और सब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। सब किसको ढूंढ रहे हैं? सब किसको ढूंढ रहे हैं? ओवा कहाँ पर है? Fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब। ध्यान से सुनते हैं ना, तभी ये चीजें याद होंगी। यही सब बुक में लिखा है, जो भी बता रहा हूँ। ये मिलियंस ऑफ स्पर्म आगे जाते हैं, ओवा की सर्च में जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ग्रेविटी नीचे खींचती है, ये ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए कुछ तो चाहिए, मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? टेल। बताया था ना, स्पर्म के पास क्या होती है? टेल। तो वो जो टेल है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ऊपर जाने में हेल्प करती है, ताकि वो स्पर्म ऊपर जा सके और किसको ढूंढ सके? ओवा को ढूंढ सके, हीरोइन को ढूंढ सके। आगे बात समझ में आते हो? बोलो यस सर। Yes, sir. तो वो सारे के सारे स्पर्म ऊपर की तरफ जाते हैं। कई सारे स्पर्म स्पीड स्लो होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। कई सारे स्पर्म न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, कई सारे स्पर्म आगे नहीं जा पाते ब्लॉकेज की वजह से। कई सारे स्पर्म को मदर का यानी कि फीमेल के WBCS की किल कर देते हैं। बहुत कम स्पर्म होते हैं जो एक्चुअली में फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर किसके साथ कंबाइन हो पाते हैं? ओवा के साथ। ठीक है, तो एक आधा मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियंस मतलब 10 लाख के आसपास, 10 लाख से ऊपर की बात हो रही है। इतने सारे स्पर्म एक साथ चलते हैं, उसमें से कोई एक आधा ही आगे पहुंच पाता है और किसके साथ कंबाइन करता है? ओवा के साथ कंबाइन करता है। तो जीतेगा कौन? जो हमारा हीरो था। तो जो हमारा हीरो वाला स्पर्म था वो इस रेस में जीत जाएगा और हीरोइन के पास पहुंच जाएगा। यानी कि हमारा ओवा जो हीरोइन है हमारी और हमारा ये जीतने वाला स्पर्म ये अब कंबाइन हो, कंबाइन होकर ये क्या बनाएंगे? जायगोट। तो मैंने पहले भी बता रखा आपको, जब हमने फ्लावरिंग प्लांट वाला पढ़ा था, स्पर्म और ओवा मिलकर क्या बनाते हैं? Zygote. प्रोसेस का नाम Fertilization. एक साथ बोलो। Fertilization. ओवा और स्पर्म का कंबाइन होना इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बाकी स्पर्म्स का क्या हुआ सर? बाकी स्पर्म्स किल हो जाएंगे जैसे ये जायगोट बनना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ स्पेशल केमिकल्स भी रिलीज होंगे जिससे कि बाकी सारे स्पर्म्स खत्म हो गए। सिर्फ एक ही स्पर्म ओवा के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, जो कंबाइन होगा वो एक नया सेल बनाएगा। क्या बोलेंगे इसको? Zygote. प्रोसेस का नाम? Fertilization. अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, Fallopian tube. योर आंसर विल बी Fallopian tube. फेलोपियन। किसके अंदर हुआ है फर्टिलाइजेशन? Fallopian tube. तो ये बार बार पूछते हैं MCQ एलिमिनेशन रीजन की फॉर्म में कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है। इसको लिख लो, मेरे पास सही भी बोल।
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन लिख लो, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन को मर्ज कर दिया हमने। इधर कुछ और कहानी चल रही थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इधर कुछ और, दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, फ्यूज कर दिया। मेल का सेक्शन फीमेल के सेक्शन के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो नया सेल बना उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। कहाँ पर हुआ ये फर्टिलाइजेशन, अगर ये क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, फैलोपियन ट्यूब या फिर बताओ यहाँ तक किस चीज से होता है, डाइजेस्ट हो गई बात यहाँ तक। चलो आगे की कहानी चलो, और भी इंटरेस्टिंग है। अब तो हीरो हीरोइन मिल गए, अभी तो आगे का मेन पार्ट शुरू होगा। तो हीरो हीरोइन मिलके क्या बनाया उन्होंने, जाइगोट। क्या बनाया उन्होंने, जाइगोट। अब वो जाइगोट आगे जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब से, और जाइगोट की खास बात होती है कि वो डिवाइड हो सकता है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से नए 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 क्या बनाता जाता है। तो 1 से 2 फिर 4, इस तरह से सेल्स बढ़ते चले जाए, ठीक है। और जब वो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाएगा एम्ब्रियो। जाइगोट एक सिंगल सेल था क्योंकि स्पर्म और ओवा को कंबाइन करके बना था। जाइगोट के पास स्पेशल एबिलिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की। जब वो डिवाइड हो जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये वो पोजीशन है जहाँ से अब पूरा एक नया बेबी ग्रो करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले क्या बना, स्पर्म और ओवा को कंबाइन करके जाइगोट। प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन। ये तो 2 प्रोसेस हैं जिनका नाम आपको इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। पहला है फर्टिलाइजेशन, दूसरा अभी डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा, एक ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा। उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो आगे जाएगा बच्चों, आगे कहाँ हो जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, और यूट्रस की वॉल पर जाकर स्टिक हो जाएगा। यूट्रस की वॉल पर जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब वो यूट्रस की वॉल पर जाकर इम्प्लांट हो गया, तो इस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। जब वो बना तो उस प्रोसेस का नाम था फर्टिलाइजेशन। जब वो जाकर यूट्रस की वॉल पर सेट हो गया, वहां पर प्लांट हो गया, तो उस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। दोनों अलग अलग प्रोसेस है। प्रोसेस का नाम लिखकर छोड़ दो बुक में, मैं नोटबुक में नोट्स में लिखवाता हूँ डिटेल। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रोसेस का नाम लिखकर छोड़ दो बुक में, नोट्स में डिटेल में लिखो। डन डन। अब जब ये इम्प्लांट हो चुका है एम्ब्रियो, तो इसे चाहिए खूब सारा न्यूट्रिशन ग्रो करने के लिए। वो न्यूट्रिशन मिलेगा मदर के ब्लड से। वो न्यूट्रिशन कहीं और से नहीं मिलेगा, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, मदर के ब्लड से। अगर मदर अच्छा अच्छा खाना खा रही है, फल फ्रूट्स खा रही है, अनार सेब खा रही है, तो बच्चे को भी अनार सेब मिलेगा। मदर खा रही है अंकल चिप्स, तो बच्चे को भी अंकल चिप्स ही मिलेगी, है ना। रेड लेस खा रही है तो रेड लेस ही मिलेगी। अब किस केस में बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, जिस केस में उसे न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। तो अंकल चिप्स के केस में अच्छा मिलेगा या रेड लेस के केस में, या फ्रूट्स के केस में, फ्रूट्स के केस में। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर को अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी वो खाते हैं वो उनके ब्लड में मिक्स होता है। उसी ब्लड से उस बेबी को क्या मिलने वाला है, न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके, इसके लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ रही है मुझे बात। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलता रहे और ज्यादा मिलता रहे, इसलिए यूट्रस की जो ये वॉल्स हैं, इनमें ब्लड लाइनिंग्स थिक हो जाती है। रेड कलर की होती है, मैंने बलवा से शो किया है क्योंकि नीचे बैकग्राउंड रेड है, ठीक है। ब्लड लाइनिंग्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ब्लड लाइनिंग्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ब्लड लाइनिंग्स थिक होने का मतलब है कि उनमें ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है। किसका अमाउंट बढ़ जाता है, ज्यादा ब्लड मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन। तो मदर अपनी बेबी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन दे सके, इसलिए यूट्रस अपनी वॉल्स को थिक कर लेते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। तो अब यूट्रस की वॉल्स की हेल्प से एम्ब्रियो को क्या मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन। यूट्रस की वॉल की हेल्प से एम्ब्रियो को क्या मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन। जैसे जैसे मदर को न्यूट्रिशन मिलेगा, वैसे वैसे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा। ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा। एम्ब्रियो क्या करेगा बच्चों, जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा, ऑल
सेल्स बनेंगे और डिफ्रेंशिएशन होगा, अलग अलग टाइप के सेल्स बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, बोन सेल्स बनेंगे, फैट सेल्स बनेंगे, बॉडी की शेप आनी शुरू हो जाएगी। लगभग 3 मंथ्स के पीरियड के बाद एक ऐसा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा जिसको देखकर, जिसको समझकर डॉक्टर ये बता सकते हैं कि वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, है ना। तो ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं इसको? फीटस। इसमें बॉडी की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे बॉडी की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है। लगभग 6 महीने का समय और लगता है, यानी कि टोटल 9 मंथ्स, और तब जाकर ये फीटस किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? जब उसकी पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है। ये लगभग 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। तो इस 9 मंथ्स में जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन मिलता है किसमें? यूट्रस में। यूट्रस की वॉल्स थिक हो जाती है ताकि वो वॉल्स थिक होकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले। एम्ब्रियो को जब न्यूट्रिशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब उसकी ग्रोथ होने लगती है, बॉडी फॉर्मेशन होने लगती है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फीटस। फिर जब उसकी 9 मंथ्स में पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेबी। जब 9 मंथ्स में वो बेबी की ग्रोथ पूरी हो जाती है, उसके बाद वेजाइना के अंदर, देखते हैं ना समझ, वेजाइना के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो बेबी है वो वेजाइना से बाहर आता है, ठीक है। इस तरह से बेबी की फॉर्मेशन होती है और बेबी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से वेजाइना से बाहर आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इलास्टिक होती हैं। यूट्रस काफ़ी इलास्टिक होता है, वेजाइना इलास्टिक होती है, तभी तो इतना बड़ा बेबी वहाँ से बाहर आ जाता है। समझ आ रही है बात सभी? यस और नो? तो इस तरह से पूरा बेबी का फॉर्मेशन का पाथ होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सेक्स सेल निकलता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, पेनिस के थ्रू निकलता है, वेजाइना के थ्रू एंटर करता है, सर्विक्स के थ्रू ऊपर जाता है, यूट्रस में ऊपर जाने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ और फादर का जेनेटिक मटेरियल है ही उसमें, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म एक साथ कोशिश करते हैं, कई सारे वैसे ही खत्म हो जाते हैं, स्पीड कम होती है, न्यूट्रिशन कम होता है, कई सारे WBCs खत्म कर देते हैं फीमेल्स के। कुछ ही स्पर्म ऐसे होते हैं जो ओविडक्ट तक यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, उनमें से भी एक ही स्पर्म कंबाइन होता है ओवा के साथ। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जो नया सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट हैज अ स्पेशल एबिलिटी टू डिवाइड। वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर एक ग्रुप ऑफ सेल बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से पास होता हुआ कहाँ आता है? यूट्रस के अंदर आ जाता है और उसकी वॉल पर इम्प्लांट हो जाता है ताकि वहाँ से उसे क्या मिल सके? न्यूट्रिशन। यूट्रस की वॉल्स भी अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। प्रिपेयर करने से मेरा मतलब है अपने आप को थिक करती हैं ताकि उसमें ब्लड का अमाउंट बढ़ सके। ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। जब एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, वो ग्रो करता है, कुछ समय बाद उसमें अलग अलग पार्ट्स बॉडी के दिखने लगते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फीटस। लगभग 9 मंथ्स का पूरा समय होने पर बेबी फॉर्मेशन पूरी हो जाती है। इसके एंड में वेजाइना में क्या देखने को मिलता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। इसकी वजह से बेबी बॉडी से बाहर आ जाता है। बताओ यहाँ तक किस चीज़ को समझ आ रहा है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? एक चीज मैंने अभी डिस्कस नहीं की है प्लेसेंटा के बारे में, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देखो, NCERT से आप भी पढ़ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए ध्यान देते रहना, सिर्फ समझते रहना। स्पर्म एंटर करेगा वेजाइनल पैसेज से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या तो वर्ड सेक्स लिखा हुआ या फिर इंटरकोर्स लिखा हुआ, तो उससे आप समझ लेंगे। फिर वो स्पर्म अपवर्ड ट्रैवल करेगा और कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? ओविडक्ट तक। ओविडक्ट में कौन बैठा है पहले से? ओवा, यानी कि एग, जहाँ पर वो एनकाउंटर करेगा किससे? एग से। एनकाउंटर का यहाँ पर बेसिकली मतलब है मिल जाएगा किसके साथ? एग के साथ, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो नया मतलब जो स्पर्म के साथ कंबाइन हो गया, उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज डैश। कई बार ना पेपर के टाइम पे दिमाग नहीं चलता तो फर्टिलाइज एग का दूसरा नाम सोच लेते हैं, ओवा लिख कर आता है, जबकि वो सब क्या पूछ रहा है? फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग मतलब एक ऐसा है कि फर्टिलाइज हो चुका है, तो उसे क्या बोलेंगे? अब ये डिवाइड हो सकता है और डिवाइड होकर ये बॉल ऑफ सेल बनाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो घूमता फिरता जाएगा और किसकी वॉल्स में स्टिक हो जाएगा? यूट्रस। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस where they continue to grow and develop organs to become fetus। अब ये यूट्रस अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो करते करते ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाएगा, अलग अलग सेल्स बनाएगा और क्या बन जाएगा? ये फीटस। फीटस वो स्टेज होती है जहाँ पर हम उसको थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं, थोड़े थोड़े हाथ पैर की शेप दिखने लगती है, बनने लगती है। डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है।
फीटस वो वाली स्टेज होती है जहाँ से बेबी की पहचान होनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद जो मदर का बॉडी है, जो मदर का फॉर्म है, वो इस तरह से बना हुआ है ताकि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड आराम से हो सके। इसलिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ, और यूट्रस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है क्योंकि हर मंथ एक एग आएगा, तो हर मंथ जाइगोट बनने के चांसेस हैं। तो हर मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने का मतलब हर बार अपनी ब्लड वेसल्स को थिक करता है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स थिकन्स, वो अपनी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को क्या करता है, थिक करता है, ताकि उसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। ब्लड की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। बताओ यहाँ तक किस किस को समझ रहा है? धीरे धीरे वो ग्रो करता चला जाता है, ग्रो करते करते एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी। जब बेबी फॉर्मेशन हो जाती है, अभी मैंने प्लेसेंटा वाला पार्ट छोड़ रखा है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले लास्ट में आते देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months। ह्यूमन के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी है उसको लगभग कितना मंथ लगता है, 9 months। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। एलिफेंट्स के केस में अलग होगा, है ना, और किसी और मंकीज़ के केस में अलग होगा। सभी केसेस में, सभी एनिमल्स में अलग अलग टाइम होता है। ह्यूमन बींग्स में कितना टाइम है, 9 months। फिर जो चाइल्ड है अब वो बॉर्न हो जाएगा, मतलब वो बॉडी से बाहर आ जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। यूट्रस में कई सारे रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होंगे, जिसकी वजह से वेजाइना की मसल्स ओपन हो जाएंगी, और वेजाइना की मसल्स में भी रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होंगे, और बेबी फीमेल बॉडी से बाहर। बताओ यहाँ तक किस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अभी प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो मैं आप लोगों से मेन डिस्कस करने वाला हूँ वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ये फिलहाल के लिए लास्ट टॉपिक है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज ही ना हो, अगर कोई सेक्स ही नहीं हुआ, कोई इंटरकोर्स ही नहीं हुआ, कोई स्पर्म एंटर ही नहीं करा, तो ओवा का क्या होगा? जो ओवा है यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा था, ईच एंड एवरी मंथ हर एक ओवरी में से, किसी एक ओवरी में से एक एग क्या होगा, मैच्योर होने के बाद वो कहाँ आएगा बच्चों, फैलोपियन, और वेट करेगा स्पर्म क्या, किसका वेट करेगा यहाँ पर, स्पर्म। तब तक यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस अपनी वॉल्स को थिक करेगा, अपनी ब्लड वेसल्स को थिक करेगा ताकि उसमें ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो, ताकि जब जाइगोट बने, ताकि जब एम्ब्रियो बने तो उसे नरिशमेंट दिया जा सके। ठीक है, तो गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर एवरी मंथ की साइकिल होती है, ध्यान से समझना इसको। किसी एक ओवरी में से एक एग मैच्योर होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर रुक जाता है। इतनी देर में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपनी ब्लड वेसल्स को, ब्लड लाइनिंग्स को थिक करता है ताकि उसमें ब्लड का अमाउंट बढ़ सके। ठीक है, अब अगर कोई सेक्स नहीं हुआ, कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ, कोई स्पर्म एंटर नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एग फर्टिलाइज नहीं होगा, एग ही रहेगा। अगर एग ही है, ओवा ही है, तो उसकी लाइफ होती है 1 day। कितनी है उसकी लाइफ? उसके बाद इट विल डाई, तो ओवा डाई कर जाएगा। अब ओवा डाई कर गया तो ये जो ब्लड वेसल्स जो थिक हुई थी, जिससे ब्लड का अमाउंट बढ़ा था, इसका कोई यूज नहीं रहेगा। अब ये वेस्टेज हो गया सारा, क्या हो गया, वेस्ट। तो ये जो वेस्टेज, जो ब्लड वेसल्स थिक हुई थी, ये सारी ब्लड लाइनिंग्स बर्स्ट आउट हो जाएंगी, और ये सारी ब्लड लाइनिंग्स बर्स्ट आउट होने की वजह से ब्लड और म्यूकस सब वेजाइना के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहेगा, वेजाइना के थ्रू। किसी चीज़ को हम पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। किसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड वर्ड या साइकिल वर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि ये रिपीट होती है ईच एंड एवरी मंथ। ओवरी में से, किसी एक ओवरी में से एक एग क्या होगा, मैच्योर होगा, ओविडक्ट में जाएगा, वेट करेगा स्पर्म के आने का ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। इतने टाइम पर यूट्रस अपनी वॉल्स को प्रिपेयर करेगा, अपनी वॉल्स को थिक करेगा ताकि उसमें ब्लड का अमाउंट बढ़ सके, ताकि जैसी एम्ब्रियो बने उससे ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिल सके। ठीक है, बट अगर कोई सेक्स नहीं होता, कोई इंटरकोर्स नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये ओवा एक दिन में मर जाएगा। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स जो थिक हुई थी ये सब वेस्ट हो जाएंगी, तो ये यूट्रस अपनी ब्लड वेसल्स को यहाँ से शेड कर देगा, और ये जो ब्लड है म्यूकस की फॉर्म में, म्यूकस के साथ वेजाइना से बाहर आएगा। इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स। ये अलग अलग गर्ल्स में अलग अलग टाइम पर सही होती है, 2 से लगभग 8 दिन लगते हैं इसको सही। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन या तो डायरेक्टली ऐसे आता है जैसे इसमें लिखा है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो।
या फिर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, लिख लेना वहीं पर। चलो देखो जो समझाया वही लिखा है, नहीं देखते हैं पर कहता है कि इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा देन इट विल लिव फॉर अबाउट 1 डे, उसकी लाइफ लगभग कितनी होगी, सिर्फ, ठीक है, देन इट विल डाई। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ, क्योंकि ओवरी हर महीने एक एग को रिलीज करती है, तो यूट्रस भी हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी कि वो अपने आप को प्रिपेयर क्यों करता है, फर्टिलाइज एग आए ताकि उसे क्या मिल सके, न्यूट्रिशन। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है, वो अपनी ब्लड लाइनिंग्स को थिक बना देता है और स्पंजी बना देता है ताकि उसमें ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आए, न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. ये जो ब्लड वेसल्स थिक हुई है, स्पंजी हुई है, इससे ब्लड का अमाउंट बढ़ा है, ये इसलिए बढ़ा है ताकि जब एम्ब्रियो आए तो उसे क्या मिल सके, नरिशमेंट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। However, this lining is not needed any longer. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई सेक्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब इस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। So the lining slowly takes, जो लाइनिंग थी ब्लड लाइनिंग वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना, और कहाँ से बाहर निकलेगी वो बॉडी से, वजाइना से, एज ब्लड एंड म्यूकस। जो वो ब्लड लाइनिंग्स के पार्ट्स भी आएंगे ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आएंगे, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल होगा उसको म्यूकस बोला गया है, क्या बोला गया उसको, म्यूकस। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, ये साइकिल फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी की एज से शुरू हो जाती है और रफली एवरी मंथ होती है and it is known as menstruation cycle, also known as periods. It usually lasts for about 2 to 8 days. अलग अलग गर्ल्स में अलग अलग तरीके से ये ठीक होती है, कुछ में जल्दी कुछ में धीरे। बताओ यहाँ तक किसके साथ कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी यहाँ तक किसी तो एक छोटा सा टॉपिक प्लेसेंटा वाला डिस्कस करना रहेगा, दोनों पर डिस्कस करेंगे।